काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु, इस पर आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूजीसी नेट में लाभकारी होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काव्य प्रेरणा का क्या अर्थ होता है। देखिए, सिंपल अर्थ में अगर हम कहें कि प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा को हम एक कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन है, कोई ऐसी वस्तु जो हमें प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। हेतु का अर्थ हम कारण बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अर्थ हम लें तो काव्य करने के लिए, काव्य रचने के लिए, कोई भी कविता, कहानी, उपन्यास, कोई भी काव्य का जो रूप है वो रचना करने के लिए हमें जिस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या उसके पीछे जो कारण होता है, यहाँ पर उनकी बात की गई है। तो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा काव्य सर्जन किसी न किसी प्रेरणा या हेतु का परिणाम होता है। फिर इस पर जो है संस्कृत आचार्यों ने भी और पश्चिम के आचार्यों ने भी इस पर जो है चिंतन किया है। यहाँ पर हम संस्कृत आचार्यों के द्वारा देखेंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर क्या क्या चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सभी संस्कृत आचार्यों ने प्रतिभा पर विशेष बल दिया है कि काव्य रचना करने के लिए कवि में या व्यक्ति में प्रतिभा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिभा का सृजन में क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्या उपादेयता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, कुछ ने माना है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे सामने काव्य सृजन में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 तत्व आते हैं। किसी ने माना है कि ये तीनों होने चाहिए, किसी ने माना है कि प्रतिभा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम समराइज़ करें इसको तो प्रतिभा ने सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट माना है कि प्रतिभा कवि में होनी चाहिए, तभी काव्य रचना हो सकती है। तो इससे संबंधी हम क्वेश्चन देखेंगे अभी। इस पर और क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम में काव्य प्रेरणा संबंधी क्या सिद्धांत है। तो ये नीचे सिद्धांत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस यूनिट में से बन सकता है कि हिंदी में काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु का विवेचन कीजिए, या उस पर क्या चिंतन किया है उसका जो है पूरा इतिहास बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस यूनिट में से इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अभी हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे चलते हैं जल्दी से। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो यूजीसी नेट को फोकस करके बनता है, दैट इज़ काव्य शास्त्र में कवि शिक्षण के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य के कारण कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि काव्य हेतु या काव्य कारण किसे कहते हैं? काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा कि किन्होंने या किस आचार्य ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारा आंसर होगा वामन। ठीक है, नेक्स्ट है, वामन ने काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसने जो है काव्य हेतु के रूप में केवल और केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। तो भामह जी ने किया है। आगे आप डिटेल देख सकते हो कि ये अपने उसमें तर्क में क्या बोलते हैं। आगे चलकर प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास तीनों को काव्य कारण कहा गया। ठीक है, आगे है राजशेखर काव्य हेतु को काव्य माता कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है कि किन्होंने काव्य हेतु को काव्य माता कहा है। तो राजशेखर जी ने कहा है। नेक्स्ट है, तो अगर हम बात करें कि काव्य हेतु की, तो भारतीय दृष्टि का जो सार है वो क्या है कि काव्य ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का वरदान है। यही चीज़ जो है पश्चिम के आचार्यों ने भी मानी है। डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा फोकस यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ें। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर चर्चा, यहाँ से हम क्वेश्चन निकालेंगे कुछ। देखिए, जो काव्य चिंतन की जो परंपरा है संस्कृत काव्य शास्त्र में, वो एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। लेकिन अगर हम कहें कि जो सभी प्रमुख आचार्य थे, संस्कृत आचार्य थे, उन्होंने
तीन कारणों को या तीन साधनों को या उपादानों को काव्य के लिए प्रमुख माना है, जो कि हैं कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो प्रतिभा की जो महत्ता है वो सर्व स्वीकृत है, अर्थात सभी जो संस्कृत आचार्य थे उन्होंने प्रतिभा को प्रमुख हेतु माना है। विस्तृत विवेचन हुआ है, ये आगे जाके जो है प्रतिभा पे और व्युत्पत्ति पे और अभ्यास पे अलग से बात सभी आचार्यों ने की है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है प्रतिभा से तात्पर्य क्या है? काव्य सृजन शक्ति। प्रतिभा का नाम, एक नाम जो है शक्ति भी है। आगे जो है आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व पर जो है विचार किया है इन्होंने, और इन्होंने अभ्यास आदि की अपेक्षा, जैसे ऊपर बताया गया ना कि अभ्यास और व्युत्पत्ति भी आवश्यक है, तो इन्होंने अभ्यास और व्युत्पत्ति की अपेक्षा प्रतिभा को ही निर्विवाद निर्णायक भूमिका इन्होंने माना है कि प्रतिभा ही जरूरी होती है काव्य सृजन के लिए, और इन्होंने प्रतिभा को व्युत्पत्ति कहा है, यानी प्रतिभा को ही इन्होंने व्युत्पत्ति का नाम दिया है। ये देखिए आगे कह रहे हैं वह कोई अन्य वस्तु नहीं बल्कि प्रतिभा का ही एक रूप है। कौन? वह कौन? व्युत्पत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिभा ही शक्ति है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ से राजशेखर जी के ऊपर। आगे जो है हम जो है आधुनिक विचारकों की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर निर्मला जैन ने जो है अपने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र में इस पर विवेचना की है। तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ये किसका शोध प्रबंध है? ये प्रोफेसर निर्मला जैन का है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है कि इसका रूप क्या है, काव्य रूप क्या है इसका? शोध प्रबंध है। ये किसने लिखा है? निर्मला जैन जी ने लिखा है। नेक्स्ट आते हैं जल्दी से राजशेखर। अब राजशेखर की बात करें तो ऊपर भी हम बात करके आए हैं राजशेखर की जी के बारे में। राजशेखर जी ने प्रतिभा के बारे में ये कहा है कि प्रतिभा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कौन कौन से? कार्यत्री और भावयित्री। कार्यत्री जो प्रतिभा होती है वह कवि से संबंधी होती है, जबकि भावयित्री होती है वह पाठक या दर्शक से संबंधित होती है। आगे है ये आपका जनरल नॉलेज के लिए कि प्रज्ञा का अर्थ क्या है? यहाँ पर बुद्धि है। आगे जो है प्रज्ञा के माध्यम से ही प्रतिभा का परिचय कराया है। प्रतिभा के 3 रूप जो है माने हैं, स्मृति, मति और प्रज्ञा। आगे जो है इनका डिटेल दिया गया है कि स्मृति किसे कहते हैं? जब अतीत के विषयों को हम याद करते हैं तो वो स्मृति होती है। मति क्या होती है? जो है वर्तमान का जो बोध कराती है हमें, वो मति कहलाती है। और जो हमारे भविष्य की ओर संकेत देने वाली बुद्धि होती है उसको प्रज्ञा बोला जाता है। तो कई बार वर्ड ही हमें समझ नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में किया है। आगे जाकर हम जो है ये यहाँ से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि भट्टतोत की रचना है काव्य कौतुक, अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन, मम्मट, काव्य प्रकाश, इसी तरह से वाग, भट्टालंकार और काव्य मीमांसा राजशेखर की। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। तो कुछ कुल मिला के हम प्रतिभा का जो कंक्लूजन अगर हम लिखें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नूतन कल्पना होती है, सौंदर्य की अनुभूति की क्षमता जो होती है वो है प्रतिभा होती है, जब कल्पना को गोचर रूप में शब्दों के माध्यम से चित्रण किया जाता है तो वह प्रतिभा होती है। आगे जो है पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा की वस्तुवादी व्याख्या की है। ये क्वेश्चन ये आपका यहाँ से बन जाएगा। इन्होंने वस्तुवादी व्याख्या करने के लिए इन्होंने इनका ये प्रमुख कोटेशन है, अर्थात प्रतिभा ही काव्य घटना के अनुकूल शब्दार्थ को उपस्थित करने की सामर्थ्य रखती है। आगे हमने देखो हमने पहले किया था कि जो पंडित राज जगन्नाथ हैं उन्होंने काव्य के संबंध में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम बोला था, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को ही काव्य कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए रमणीयार्थ के प्रतिपादक शब्द ही काव्य है, उसी का यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि रमणीय अर्थ में क्या आता है? भाव बोधक, कल्पना बोधक, बौद्धिक चेतना का उद्बोधन आता है। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए आगे जाके जो है काफ़ी चर्चा या काफ़ी जो है विवेचन हुआ है। आचार्य वामन ने जो है प्रतिभा के 3 रूप माने हैं, लोक, विद्या और प्रकीर्ण। तो एक क्वेश्चन हमारा ये यहाँ से तैयार हो गया। प्रकीर्ण के जो है 6 बातें आती हैं प्रकीर्ण के अंतर्गत, जो कि ये हैं, इनका डिटेल आप
देख सकते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट है रुद्रट ने जो है प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, या किसने प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्य 2 भेद किए हैं। तो हमारा आंसर होगा रुद्रट जी ने। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभा के जो 2 भेद माने थे राजशेखर जी ने, कार्यत्री और भावयत्री, फिर आगे जाके वामन जो है, वामन जी ने भी जो है राजशेखर की बात जो है कार्यत्री प्रतिभा के भेद किए थे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा क्या होती है, आहार्या क्या होती है, और औपदेशिकी से क्या अर्थ होता है, यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा काव्य हेतु के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं। काव्य हेतु चिंतन परंपरा कि इसकी जो मान्यता है, इस बारे में काव्य हेतु क्या होता है, काव्य के कौन कौन से हेतु होते हैं, कितने होते हैं, इस बारे में जो संस्कृत आचार्य थे उन सभी को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ये देखिए, पहला वर्ग जो है वो ये है जो कि तीनों को काव्य का हेतु मानता है, अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को, जबकि दूसरे जो आचार्य हैं वो केवल प्रतिभा को ही मानते हैं। यहाँ पर ये डिटेल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। आगे जो है थोड़ा सा व्युत्पत्ति का दिया हुआ है कि व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस जो था वो था प्रतिभा और प्रतिभा के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर। तो इस तरह से ये हमने प्रतिभा और प्रतिभा से संबंधित जो भी विचार थे और जो भी इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे थे वो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है।